चलिए अगला टॉपिक है हाइड्रो एनर्जी। सो हाइड्रो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइडल पावर भी बोलते हैं। रियल लाइफ में ऐसे ही कहते हैं कि भाई वो एक्स वाई जेड प्लेस पे हमारे पास हाइडल पावर प्लांट लगा हुआ है। अब समझते हैं इसको कि हाइडल पावर प्लांट क्या है, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। फ्लोइंग वाटर हैविंग अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड एज हाइड्रो एनर्जी। आपने जब हमने विंड एनर्जी की बात करी थी तो हमने ये देखा था कि विंड एनर्जी के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है। सिमिलरली वाटर भी, वाटर का तो मास भी काफ़ी ज़्यादा है एयर के कंपैरेटिवली, तो इसके अंदर भी क्या होती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। हाइड्रो एनर्जी कैन बी स्टोर्ड बाय स्टोरिंग वाटर इन हाई एल्टीट्यूड डैम्स। अब वाटर जब फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज़ कैसे करते हैं, हम डैम्स बनाते हैं और डैम बना के उस वाटर को काफ़ी एक ऊंची हाइट तक क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी थी अब वाटर के लेवल या हाइट की वजह से किस में कन्वर्ट हो गई है, वो पोटेंशियल एनर्जी में। जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। हैंस इट इज़ ये रिन्यूएबल सोर्स है क्योंकि वाटर तो हमारे पास जैसे कनाल्स हैं, रिवर्स हैं और नेचुरल ये सब होते हैं, वहाँ से आता ही रहता है पानी। सोलर एनर्जी अगेन इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रो एनर्जी। सोलर एनर्जी से ही हमारा पानी भी आता है कि भाई जैसे आपके पास माउंटेन्स हैं जिन पे आइस है वो मेल्ट होती हैं, ठीक है, रेन होती है, इवेपोरेशन की वजह से ओशन से पानी उठेगा, उसकी वेपर बनेगी, कूल होंगी, कंडेंस होगा, दोबारा बारिश होगी, तो उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोलर एनर्जी। विंड में भी देखा था हमने कि विंड के ब्लो करने के लिए भी सोलर एनर्जी इज द रिस्पॉन्सिबल। तो उस वजह से ही हम क्या बोलते हैं कि सन इज द और सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मोस्ट ऑफ द एनर्जीज का जो सोर्स है जियोथर्मल एनर्जी को छोड़ के मैक्सिमम का जो सोर्स है, कोर रीजन है, वो हमारे पास सन ही है। हाइड्रो एनर्जी इज यूज्ड टू ग्राइंड क्रॉप्स, क्रॉप्स की ग्राइंडिंग के लिए, टू इरिगेट फील्ड्स, खेतों में पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए, एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स ऑफ वुड फ्रॉम रिमोट एरियाज। जैसे कि हमारा केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस तरह के एरियाज में जहाँ पे कि क्या करते हैं, जो वुड के बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, बड़े बड़े पीसीज होते हैं जंगल से काटे हुए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। और कमर्शियली भी हम मतलब इंडिया के अंदर कुछ वाटरवेज भी हैं, ठीक है, जिनमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप के थ्रू या उन सब चीज़ों के थ्रू। एनर्जी ट्रैप्ड इन फ्लोइंग वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। इंडिया में बहुत सारी जगह हमारे पास क्या हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं, ठीक है, मतलब ऐसे वाले पावर स्टेशन जहाँ पे हाइड्रो एनर्जी यानी कि वाटर, फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। डैम्स आर नीडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। अब देखिए, आपको प्लांट जो बनाएंगे आप हाइड्रो एनर्जी के लिए वो एक ही जगह बनेगा, एक मतलब पर्टिकुलर बेल्ट में, पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे उस जगह को बोलते हैं हम डैम। उस डैम में क्या करते हैं, पीछे से पानी आता जा रहा है और आपने एक डैम बना दिया और वहाँ पे वो पानी स्टोर होता जाएगा और फिर मोटर्स की हेल्प से आप उसके चैनल खोल देते हो, गेट्स खोल देते हो, फिर वहाँ से वो पानी इतनी हाइट से जब गिरता है तो वापस हम क्या करते हैं, उस वाटर को जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट थ्रू पाइप्स एंड मेड टू रन ओवर द ब्लेड्स ऑफ ह्यूज टर्बाइंस एट द बॉटम। तो हम करते क्या है, पाइप कहना गलत है यहाँ पे, पाइप नहीं, बेसिकली अगर हम बड़े स्केल पे बात करते हैं तो वहाँ पे चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं, चैनल्स। उन चैनल्स को हम ओपन करते हैं और उनको भी मोटर्स की हेल्प से ओपन करा जाता है और फिर पानी बहुत स्पीड से क्या होता है, नीचे गिरता है और उस गिरते हुए पानी क्या करता है, वो टरबाइन को रोटेट करता है। टरबाइन, फिर से वही, टरबाइन एक बड़ा जनरेटर है जिसकी आप ब्लेड्स को रोटेट करते हो और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है उस मैकेनिकल एनर्जी को जो आपको रोटेशन की फॉर्म में मिल रही है। दिस मूव्स द टरबाइन विच इन टर्न रोटेट द कॉयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा था
और वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई आर्मेचर रखी हुई है, कोई सेट ऑफ कॉइल्स रखा हुआ है, और अगर हमने उसे रोटेट कराया तो क्या होगा, उसके अंदर जितने कंडक्टर्स हैं, जितने वायर्स हैं, उन सब के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगी, और वो जो इंड्यूस करंट है वही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास पीछे इधर से फ्लो होते हुए कहीं से वाटर आ रहा था, ठीक है, ये आपने वाटर के अंदर जो डैम, यहाँ पे डैम बना हुआ है, ये एक चैनल खोल दिया आपने, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, आपका क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। ये आपकी टरबाइन है, जब टरबाइन यहाँ पे, टरबाइन के ऊपर पानी गिरेगा तो टरबाइन क्या होगी, आपकी ऐसे ऐसे करके रोटेट होगी। इस रोटेशन को आप किस में कन्वर्ट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली होना ये है कि किसी भी तरीके से आपके पास चाहे छोटा जनरेटर है या बड़ा जनरेटर है, टरबाइन है, अल्टरनेटर है, उसके अंदर जो आपकी आर्मेचर है, जो सेट ऑफ कॉइल्स है जो आपने बनाई है, अगर उस आपने उसको किसी भी तरीके से रोटेट कर दिया, आप विंड एनर्जी से कर दो, आप पानी से कर दो, आप स्टीम से कर दो, आप जिस मर्जी से कर दो, तो वो आपकी इंड्यूस करंट होगी वहाँ पे, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं आइडियल पावर के या हाइड्रो एनर्जी के। द प्रोसेस ऑफ आइडियल पावर डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जब हम हाइड्रो एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो फिर से वही बात है कि किसी टाइप की गैसेस का, फ्यूल्स का, वुड का, कोई कोल का बर्निंग नहीं हो रही है, तो कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उस केस में नहीं है। द मूविंग वाटर नीडेड फॉर द पर्पज इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। डैम्स वगैरह हम जनरली वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे पानी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी कि कोई ऐसी रिवर हो जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पानी पीछे से, पहाड़ों से जो माउंटेन वाला एरिया होता है, हमारे पास वैलीज होती है, वहाँ से कंटिन्यूसली पानी आता रहे, ताकि पानी को लाने की हेडक ना हो, सिर्फ पानी को स्टोर करने की, और जब ज़रूरत पड़ती है उस पानी को फॉल कराने की रिक्वायरमेंट हो। वाटर एनर्जी इज़ रिन्यूएबल सोर्स, ऑब्वियसली रिन्यूएबल सोर्स है क्योंकि वो तो रोज़ आते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद जो पानी बचा उसको आप इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर दोबारा से आप उसको यूज़ कर सकते हो डैम के अंदर, लेकिन वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसलिए आगे उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। कम चाहे ड्रिंकिंग वाटर आपका ख़त्म हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में, सिटीज़ में 0 डे हो गया कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है, बट ये वाला पानी जो डैम में स्टोर होता है वो तो आता ही रहेगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। जब हमारे क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे बिल्कुल ही नहीं होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो फ्लड वाला वाटर आता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं सेम पर्पज़ के लिए। अब कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं है सारे फ़ायदे ही हैं, कुछ नुकसान भी है, वो देख लेते हैं। मूविंग और फ्लोइंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ प्लेन एरियाज़ हैं हमारे पास ऐसे जहाँ पे इस तरह की कोई इतनी हैवी रिवर है ही नहीं कि आप वहाँ पे डैम बना सकते हो। सो हर जगह अवेलेबल नहीं है। हर जगह कौन अवेलेबल है, वही इलेक्ट्रिसिटी अपनी। इट इज़ अवेलेबल नियर द साइड्स ऑफ फ्लोइंग रिवर, जहाँ पे रिवर्स फ्लो कर रही हैं उसके आसपास ही डैम हमारे बनते हैं। To generate a reasonable amount of electricity from water, fast moving water should be available in large quantities. जो आपके पास वाटर है वो फास्ट मूविंग भी होना चाहिए, और फास्ट मूविंग कब होगा, जब आप उसको बहुत ज़्यादा हाइट से ऊपर से गिराएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए वो पानी, तभी वहाँ पे प्लांट लगाने का फ़ायदा है। पता चला कि अभी हमने प्लांट बनाया था और 2 महीने 3 महीने बाद वाटर का क्वांटिटी कम हो गई, या तो पानी आना ही बंद हो गया पीछे से, तो वहाँ पे हम इस तरह का डैम बना के इतनी कॉस्ट, इतनी मनी वेस्ट नहीं कर सकते। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन अ रिवर डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस इन डाउनस्ट्रीम एरिया ऑफ द रिवर। जो रिवर के आसपास एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है, जो बायो में पढ़ते हैं आप इकोलॉजी, तो वो जो बायोलॉजिकल सिस्टम वहाँ पे बनता है, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ बड़ी सफ़र करती है उस स्टोरेज ऑफ वाटर की वजह से। द सॉयल इन द डाउनस्ट्रीम एरिया में बिकम पुअर इन क्वालिटी। जो आसपास की ज़मीन होती है वो क्या होती है, न्यूट्रिएंट की उसके अंदर कमी हो जाती है। देयर वर नो एनुअल फ्लड्स टू डिपॉजिट न्यूट्रिएंट रिच स्लिट। क्या होता है कि जो फ्लड होती है हमारे पास वो माउंटेन से और उन सब एरिया से जो होता है, जो स्लिट बहा के लेके आती है अपने साथ मिनरल्स, तो वो क्या करती है, लैंड को फर्टाइल बनाती है। लेकिन यहाँ पे तो आया ही नहीं वो, जो फ्लड वाला पानी है
वो आपने एक जगह स्टोर कर लिया डैम के अंदर, तो बाकी जगह फ्लड वाला पानी आया ही नहीं। तो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर काफ़ी निगेटिव इफेक्ट होता है डैम वगैरह बनाने का, उसके आसपास की जो ज़मीन होती है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। देयरफॉर देयर मे बी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, ठीक है। बट क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ये सब हमें करना ही होगा। दिस इज नथिंग बट कोलेटरल डैमेज।